सभी साथियों को, सभी दर्शकों को एस के यादव का प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं अपने सभी दर्शकों को सूचित करना चाहूँगा कि इस दौरान अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी बार आप लोग कॉल करते हैं, लेकिन आपके कॉल का रिस्पॉन्स आपको शायद नहीं मिल पाता होगा। उसके पीछे कारण है कि मैं और मेरी पूरी टीम हमारी कुछ सेलेक्टेड एनजीओज़ के प्रपोज़ल के रिगार्डिंग डिफरेंट कंपनीज़ की विज़िट पर हैं। और ऐसे में जब हम कंपनी के अंदर होते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा फ़ोन जो है साइलेंट रहता है, टीम का भी। तो इस वजह से आपकी कॉल्स नहीं लग पाती हैं। तो ऐसे में मेरा सभी मेरे साथियों से, मेरे व्यूअर्स से अनुरोध है कि अगर आपको लगे कभी कि मेरी कॉल का या हमारी टीम की कॉल का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, तो आप व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर दिया कीजिएगा। जब भी हमें समय मिलेगा तो टीम की ओर से या मेरी ओर से आपको कॉल बैक ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि एक बार फील्ड में निकलने के बाद मन नहीं होता कि हम वापसी की ओर जो है जल्दी ऑफिस की तरफ या घर की तरफ वापसी करें या स्टूडियो की तरफ वापसी करें। ऐसे में जो संस्थाएं फिजिकल मीट के लिए जो है ऑफिस पर आती हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि प्रियर अपॉइंटमेंट के साथ ही आएँ। और अपॉइंटमेंट भी आप कम से कम 4 दिन पहले से आप बुक करें, क्योंकि कंपनीज़ के साथ एक समय टाई अप होता है, वो समय कंपनी से बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एक संस्था के साथ जो प्रियर टाइमिंग है वो हम पहले से सेट करके चल सकें, उसमें थोड़ा सा आपको भी असुविधा ना हो और हमें भी असुविधा ना हो। इन कंपनी विजिट्स के दौरान एक विशेष चीज़ मुझे देखने को ज़रूर मिली कि हमारी काफ़ी सारी संस्थाओं को यही नहीं पता कि उनके खिलाफ या उनके संस्था के नाम पर इनकम टैक्स की एक डिमांड पेंडिंग है, यानी कि इनकम टैक्स की तरफ से आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगी हुई हैं और आपको उसका रत्ती मात्र भी जो है या तो संज्ञान नहीं है, या संज्ञान होते हुए भी हमारी कई संस्थाएं जो है वो इस मामले को डिले कर देती हैं, छोड़ देती हैं, या इसको जो है प्रायोरिटी देना उचित नहीं समझती। लेकिन जब मैंने अभी फ़िलहाल हाल ही में कुछ सीएसआर कंपनीज़ को विज़िट किया हमारी कुछ एनजीओज़ के प्रोफाइल के साथ, क्योंकि लगभग जो है 1500 से अधिक हमारी सेलेक्टेड एनजीओज़ के जो एक्टिव एनजीओज़ हैं, उनके प्रोफाइल्स, उनके जो है कंसेप्ट नोट और उनके प्रोजेक्ट्स के साथ हम कंपनीज़ को विज़िट कर रहे हैं, जो कि हम इस साल उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स और फंडिंग मुहैया करा सकें। इन विजिट्स के दौरान जब तमाम प्रकार की क्वेरीज आती हैं, एक फंडिंग एजेंसी हर एक चीज़ बारीकी से जांच करती है। इसी जांच के दौरान हमने पाया और काफ़ी सारी फंडिंग एजेंसीज ने भी हमारा ध्यान केंद्रित किया कि सर यहाँ पर आप जो है गलत हैं, और अगर ये स्थिति रहेगी तो हम जो है आपकी संस्था को प्रपोज़ल भी हम उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब एक्चुअल वो कंडीशन क्या है और क्यों फंडिंग एजेंसीज जो है उस स्थिति में आपके प्रपोज़ल को भी एंटरटेन नहीं करती हैं, इस बात की विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, जहां से आप अपनी ऑडिट्स के लिए और बाकी के कार्यों के लिए लॉगिन करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपके सीए से आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड लें। मैं आपको तरीका बता देता हूं चेक करने का। अब यहाँ पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ आपको कर लेना है लॉगिन। तो फिलहाल सुरक्षा कारणों से मैं स्क्रीन को पॉज करते हुए, हमें ये जो पोर्टल हमारे सामने मिलता है, इस पोर्टल के अंदर पेंडिंग एक्शंस के अंदर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर हमें क्लिक करना है। और अगर हमारे खिलाफ कोई भी कैसी भी डिमांड पेंडिंग अगर है तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी एक संस्थान है जिनके ऊपर 2022 से ही 17,22,370 रुपये की डिमांड पेंडिंग है। एक डिमांड 2022 में
यहाँ पर 6,94,000 की पेंडिंग है। ऐसे ही एक डिमांड 2021 में 1,96,340 रुपये की पेंडिंग थी। तो अगर आपके खिलाफ भी ऐसी कोई डिमांड पेंडिंग अगर हैं तो संभवतः आपको कोई भी ग्रांट नहीं मिलेगी या फिर आपको ग्रांट मिलने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर दो चीजें निकल कर आती हैं कि आखिर ये डिमांड बनी तो क्यों बनी और इस डिमांड का ग्रांट से क्या संबंध है। मैं दोनों चीजों पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। आपके खिलाफ ये जो डिमांड निकल कर आती है इसके पीछे तीन कारण होते हैं। वो तीन कारण क्या है? आपने या आपके सीए ने, देखिए गलती आप अपने सीए की माने या अपनी माने, बात बराबर है, क्योंकि जब आप एक अनभिज्ञ व्यक्ति से जिनको संस्थाओं के वर्क की नॉलेज ना हो, या कई बार सीए हमारा सही होता है लेकिन हम टाइमली फाइल नहीं कराते और उसके बाद जब कोई डिमांड नोटिस निकल कर आती है तो हम दोषी फिर सीए को मानते हैं। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि सीए इस टाइप की गलती करे। गलती हम लोग करते हैं, हम टाइम से उन्हें पैसा नहीं देते तो भाई जाहिर सी बात है बिना पैसे के उन्होंने आपकी ऑडिट नहीं की या आईटीआर फाइल नहीं की समय से, उसके बाद जब डिमांड नोटिस निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं जी हमारे सीए साहब की गलती है। तो ऐसा नहीं है। मोस्टली मैंने देखा है संस्थाएं खुद में खुद लापरवाह होती हैं अपने कार्यों के लिए। तो जब हमारी आईटीआर फाइलिंग में गलती हो जाए, हमारे लिए दो प्रकार की आईटीआर होती है, जैसे आईटीआर 5 और आईटीआर 7। हमारे पास 12A ATG है तो कैटेगरी हमारी चेंज हो जाती है, आईटीआर 7 हमें फाइल करनी होती है। अगर हमारे पास 12A ATG नहीं है वैलिड तो आईटीआर 5 फाइल होती है। और कई बार इस चीज़ की नॉलेज ना होने पर आईटीआर 5 की जगह अगर 7 फाइल हो गई या 7 की जगह 5 फाइल हो गई तो आपको उस प्रकार के डिमांड नोटिस जो है वो जनरेट हो जाते हैं। दूसरी स्थिति बनती है जब हम समय से ऑडिट फाइल नहीं करते हैं तो भी हमारे खिलाफ डिमांड नोटिस जो है जारी होता है। अब हमने फाइल नहीं किया, सीए ने फाइल नहीं किया या हम लापरवाह रहे अपने कार्यों के प्रति, ये हमें तय करना है कि हम अपनी गलती किसी और पर भी ना थोपें। तीसरा जो स्थिति बनती है वो बनती है जब आप की ऑडिट में आपका जो एक्सपेंडिचर या इनकम एक्सपेंडिचर्स हैं वो मेल नहीं खाते हैं, यानी कि आपकी ऑडिट गलत तरीके से बनी होती है। या फिर देखिए अब एक सीए भी अपनी तरफ से वही लिख कर देगा जो उसे आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप वहां पर बिल और वाउचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो खर्चे का विवरण देगा कहां से। तो ऐसे में भी जब एक आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर का मिसमैच खड़ा होता है तो वहां पर आपके खिलाफ जो है डिमांड नोटिस जारी होता है। और जब आप 12A ATG होते हुए डोनर्स का डाटाबेस अपडेट नहीं करते, यानी कि फॉर्म 10BD समय से फाइल नहीं करते हैं या फाइल ही नहीं करते हैं, तो उसमें भी डिमांड नोटिस आपके खिलाफ जो है जारी होते हैं। और ऐसे में या तो आपको जो है संबंधित डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना होता है कि भाई आपने गलती क्यों करी, आपसे गलती क्यों हुई, और अगर वो सिर्फ एक गलती है जिसमें सुधार किया जा सकता है तो ऐसे में आप इस डिमांड से बच जाते हैं। और अगर गलती ऐसी है कि जिसमें आपकी लापरवाही है सरासर, या आपने कोई जानकारी छिपा रखी, या आपका ट्रांजैक्शन गलत है, या आपने फाइलिंग ही गलत कर दिया, तो ऐसे में ये डिमांड आपको इनकम टैक्स को भरनी पड़ जाती है और तभी आप ग्रांट्स और अन्य चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस डिमांड नोटिस का ग्रांट से क्या संबंध है, और ग्रांट के अलावा भी एक जगह और संबंध होता है। जैसे अभी रिसेंट में मुझे काफ़ी सारे केसेस ऐसे मिले जहां पर काफ़ी सारी संस्थाओं ने जो है 12A ATG के लिए आवेदन किया फाइनल के लिए, और उनके जो है अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि अमूमन रूप से 15 से 45 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आता है फाइनल 12A ATG का, लेकिन 45 से 60 दिनों के बाद भी अगर 60 दिनों के बाद भी अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपके लिए चेक करना ज़रूरी बनता है कि कहीं आपकी संस्था के ऊपर कोई डिमांड पेंडिंग तो नहीं है। अब डिमांड का ग्रांट और 12A ATG परमानेंट से क्या संबंध है? देखिए, एक डिपार्टमेंट जिसने आपको नोटिस जारी किया है कि आप
आपके खिलाफ इतने रुपए का जो है अमाउंट पेंडिंग है, या फिर आपकी ये चीज़ की गलती है, इसका रेटिफिकेशन हमें दीजिए, और आप उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप उस डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपकी, जैसे ही आपको परमानेंट 1280G चाहिए तो वो आपको रिस्पॉन्ड करे? नहीं सर। आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्ड करे तो समय से आपको उसे रिस्पॉन्ड करना अनिवार्य होता है, इसलिए आपका 1280G लेट है। सेकंड बात करते हैं ग्रांट से रिलेवेंट। अगर आपके खिलाफ ग्रांट जो है ये डिमांड जो अगर पेंडिंग है, इसका मतलब कि या तो आप समय से आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या समय से ऑडिट फाइल नहीं करते हैं, या फिर आपके अकाउंट्स मिसमैच हैं, या फिर आपके जो है डोनर्स का आप डाटाबेस नहीं चढ़ा रहे हैं। यही 3-4 कारण मैंने आपको बताए। और अगर ये 3-4 कारण आपकी संस्था अगर फॉलो कर रही है तो ऐसे में कोई फंडिंग एजेंसी आपको ग्रांट क्यों देगी? उसे डर रहेगा कि कहीं आपने समय से आईटीआर फाइल नहीं की तो उनका जो डिमांड सीएसआर एक्सपेंडिचर है वो प्रूव कैसे होगा? अगर आपने समय से ऑडिट फाइल नहीं की तो उनका सीएसआर आपने एक्सपेंस कर लिया है, इस बात के उन्हें एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगी? भाई जब तक हम अपनी ऑडिट में नहीं चढ़ाएंगे खर्चे को, तब तक सीएसआर एजेंसी कैसे कह देगी हमने उसके पैसे को यूटिलाइज कर लिया है समय से, है ना? और आप समय से डोनर का डाटाबेस नहीं चढ़ाएंगे तो भी दिक्कत है, आप समय से आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, गलत आईटीआर फाइल करेंगे तो भी फंडिंग एजेंसी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो है फंडिंग एजेंसी अवॉइड करती है आपके खिलाफ अगर इनकम टैक्स की डिमांड पेंडिंग है तो आपको ग्रांट मिलने में असुविधा होगी। हालांकि गवर्नमेंट की ग्रांट्स में या कई एजेंसीज जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देती है क्योंकि उनको पता है कि इसको लास्ट में आपको अपने फेस पर फाइनल करना होता है। लेकिन मैंने आपको बताया जो मुझे और मेरी टीम ने फेस किया, जब हम फिजिकली अप्रोच करते हैं, हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं किसी भी फंडिंग एजेंसी को, सीएसआर एजेंसीज को, तो वहाँ पर कुछ हद तक ये चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं और ऐसे में हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जवाब देने में कि हम किस एनजीओ का प्रोफाइल सेलेक्ट करके लेकर आए हैं फंडिंग की अपील के लिए। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक बार अपने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन अवश्य करें और लॉगिन करने के बाद चेक ज़रूर करें कि कहीं आपके खिलाफ कोई डिमांड नोटिस पेंडिंग तो नहीं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।